हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर वही है द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हम 1935 से 1947 तक के डिस्कशन करेंगे। तो इन 12 सालों में क्या हुआ और कैसे हम आज़ाद हुए, हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक वक्त था जब पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। देश के लोग उन्हीं का कानून मानते थे और उन्हीं के झंडे के नीचे रहते थे, लेकिन सबके दिल में एक जोश था, एक जज्बा था, और वो था आज़ादी। 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन और उसके एलाइज यूएसए, रशिया और फ्रांस लड़ रहे थे जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। लेकिन इसका असर सिर्फ यूरोप में नहीं रहा, इवन भारत को भी इस युद्ध में खींच लिया गया। जब जापान 1942 में वॉर में घुसा तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से मदद मांगी, पर इंडियंस ने भी कह दिया कि पहले फ्रीडम, मदद बाद में मिलेगी। ये देखकर उन्होंने एक नया मिशन निकाला, द क्रिप्स मिशन, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पहले लड़ाई, ये सब बाद में देखेंगे। इंडियंस ने मना कर दिया और यहाँ से सबसे तेज लड़ाई शुरू हो गई अपनी आज़ादी की। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में महात्मा गांधी जी खड़े हो गए कांग्रेस के स्टेज पर और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, डू और डाई, या तो अब हमें आज़ादी मिलेगी या हम सब मर जाएंगे। अगले दिन 9 अगस्त को गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन मूवमेंट रुका नहीं। अब ये लीडरलेस मूवमेंट हर गांव, हर शहर में फैल गया। रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ्स, इवन पोस्ट ऑफिसेस तोड़ दिए गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और अब सिर्फ एक नारा, एक आवाज़ गूंज रही थी, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया। ब्रिटिशर्स ने बहुत हिंसा की, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन 1942 का ये आंदोलन अब ब्रिटिशर्स की नींव हिला गया था और अब आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं थी। जब इंडिया के ज़्यादातर नेता जेल में थे, एक नेता बाहर से जंग लड़ रहा था और उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इन्होंने सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, INA, द इंडियन नेशनल आर्मी, INA के सोल्जर्स ने नारा लगाया, दिल्ली चलो, और 1944 में इन्होंने इम्फाल और कोहिमा तक मार्च किया। दुनिया के सभी लोग इस जज्बे को देखकर हैरान थे। फिर जब जापान हार गया, INA भी गिर गई, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दुनिया को दिखाया कि आज़ादी कोई एक सपना नहीं, पर ये हमारा हक है। 1947 तक ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि अब भारत को रोकना मुमकिन नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो बस यहीं से ट्राई कलर लहराया गया हमारे रेड फोर्ट पर और इंडिया आज़ाद हो गया। लेकिन ये खुशी अधूरी थी। पार्टीशन के दर्द ने लाखों जिंदगियों को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश बना सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस देश के नाम कर दी। ये कहानी है गांधी जी की अहिंसा की, बोस जी के जुनून की और नेहरू जी के सपने की, जिसने हमारे देश का सबसे लंबी कहानी लिखी। जी हाँ बच्चों, आज़ादी की कहानी। तो बात करते हैं उस समय की जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी। समय था 1939 से 1945 तक का। इस समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और अब 2 तरह की फोर्सेस थी, 2 तरह की पावर्स थी। एक थी अलाइड पावर्स और दूसरी थी एक्सिस पावर। तो इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो अलाइड पावर्स वो पावर्स थी जो दुनिया में पीस और शांति चाहती थी, और दूसरी वो पावर्स थी, एक्सिस पावर्स, जो दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। तो ब्रिटेन
एलाइड पावर्स का पार्ट था। तो एलाइड पावर्स यानी कि वो पावर्स जो दुनिया में पीस और शांति चाहती थी, और इसमें रशिया, फ्रांस और बाद में यूएसए भी आ गया है, और कहा जाता है कि बाद में चाइना भी एलाइड पावर्स में ही शामिल हो गया था। उसके बाद दूसरी वो ये एलाइड पावर्स लड़ रही थी एक्सेस पावर के खिलाफ, जिसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जापान इंडिया के बॉर्डर्स पे, ईस्टर्न बॉर्डर्स पर आकर पहुंच गया था। तो जापान जॉइन द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन इन 1942, और ये चीज़ बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गई थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए इन एशिया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंक्लूडिंग इंडिया क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे देश में रह रहे थे। तो ब्रिटिश अर्जेंटली नीडेड इंडियन कोऑपरेशन। तो उनको ये हो गया था कि हमें इंडिया की कोऑपरेशन चाहिए, और इंडिया के बिना हम इस जंग को नहीं जीत सकते, टू डिफेंड द एम्पायर फ्रॉम द जापानीज एडवांस। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया एक क्रिप्स मिशन 1942 में। तो ये समय, ये ईयर आपको याद होना चाहिए। तो ये चाहते थे कि इनको इंडिया की सपोर्ट मिले, तो ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया में 1942। ऑब्जेक्टिव था टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। तो ये जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, जहाँ पर वो कुछ पावर्स देने के लिए तैयार तो हो गए थे 1919 में, लेकिन उन्होंने ना फुल फ्रीडम नहीं दी थी इंडियंस को, और अभी भी मेजर चीज़ों पर वही कंट्रोल कर रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक था, इसको हटाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। एंड मिशन एम टू प्रॉमिस सम फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर, कि कुछ हद तक, पूरी नहीं, कुछ हद तक सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस को दी जाएगी, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद। अब क्या था, अब क्रिप्स मिशन फेल हो गया। मिशन फेल्ड क्योंकि ब्रिटिशर्स वर अनविलिंग टू ट्रांसफ़र द इफेक्टिव पावर टू इंडियंस ड्यूरिंग द वॉर। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स मतलब उन्होंने बोला था, लेकिन वो पूरी तरह से इफेक्टिव पावर इंडियंस को नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये मिशन फेल हो गया। तो जैसे आपने कहानी में सुना था ना, इंडियंस ने कहा कि हमें पूरा कंट्रोल अपने देश पर चाहिए, और इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, वॉर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद देख लेंगे। तो एग्जैक्टली अब इंडियंस को समझ आया कि ये प्रपोजल काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी वेग है, तो कांग्रेसमैन और मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये था डू और डाई। तो इंडिया का जो फाइनल मास रिवोल्ट था वो यही था। तो हुआ ऐसा कि जब जापान की आर्मी आगे तक चलती रही, एडवांस होती रही, आगे तक चलती रही, और इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर पहुंच गई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, तो अब ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियंस के ऊपर भी एक सिक्योरिटी थ्रेट था, और ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस जब इंडिया में थी, तो ये एक मेन टारगेट था जापानीज अटैक का, मतलब ब्रिटिशर्स जहाँ पर हैं वहाँ पर अटैक करना। तो अब इससे इंडियंस को समझ आया कि भाई हम तो वैसे भी वॉर में हैं नहीं, इनकी वजह से अब हमारे देश पर और हमारे देशवासियों पर खतरा आ गया है। तो बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने इसे एक डेंजर माना, एंड दे सेड ये अवॉइड किया जा सकता है अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएं। तो रातों रात गांधी जी ने एक एक्शन लिया, द कॉल फॉर एक्शन, और उन्होंने 8 अगस्त 1942 को कहा कि मैं महात्मा गांधी एड्रेस कर रहा हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे, और उन्होंने डिमांड की इमीडिएट फ्रीडम। सो ही सेड आई वांट freedom immediately at this very night before dawn if it can be had। ठीक है, तो अगर हो सके तो मुझे बस इसी रात मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उनको वो खतरा आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो गांधी जी ने एक हिस्टोरिकल स्लोगन दिया, डू और डाई, या तो कर लो, या तो इंडिपेंडेंस ले लो, नहीं तो फिर मर जाओ। तो ये था उनका स्लोगन। सो आइदर विन फॉर फ्रीडम और डाई ट्राइंग फॉर इट। देन कमिंग ऑन टू द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, तो बस अगला ही दिन शुरू हुआ, और अब यहाँ पर कांग्रेस पास दिस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 8 अगस्त 1942, और 9 की सुबह पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर गवर्नमेंट। तो 8 अगस्त को हुई स्पीच, राइट, और 9 अगस्त को ब्रिटिशर्स डर गए और उन्होंने कर लिया हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट।
अब यहाँ पर ना एक लीडरलेस येट पावरफुल मूवमेंट शुरू हुआ। अब देखो, लोगों को पता चल गया कि हमारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया है, कांग्रेस को बैन कर दिया गया है। अब लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा और अब विदाउट लीडर, आई मीन द लीडरलेस, लोग अब आगे बढ़ते रहे। वो हड़ताल कर रहे थे, प्रोटेस्ट्स कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, लेकिन कुछ भी ना बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन ये पूरे देश में हो रहा था। तो इसकी वजह से लीडरलेस और ये अनप्लान्ड था और ये रैपिडली हमारे पूरे देश में फैल गया। हर रीजन में वही स्लोगन था और हर रीजन में उसी तरह की रेजिस्टेंस देखी जा रही थी। नाउ द हार्श ब्रिटिश रिस्पॉन्स, तो वो क्या करते, हर बार की तरह उन्होंने फिर वायलेंस का ही रास्ता अपनाया, लाठीचार्ज किया और ओपन फायरिंग कर दी मिलिट्री और पुलिस की हेल्प से। बहुत सारे लोग मर गए, ब्रूटली लोगों को ख़त्म कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया लोगों को। रेलवे ट्रैक्स, टेलीग्राफ्स और पुलिस ऑफिसेज वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड और उनको डिस्कनेक्ट भी कर दिया गया बाय इंडियंस। देन आर्मी सप्रेशन एंड द कैजुअलिटीज़, तो जैसे मैंने बताया कि आर्मी को भी बुलाया गया इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ लोग, 10,000 लोग जो थे वो पुलिस और मिलिट्री की फायरिंग में मर गए। द मूवमेंट वॉज सैवेजली क्रश्ड इन अ शॉर्ट टाइम, तो बड़ी ही कोशिश की गई और इसको क्रश कर दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या रहा 1942 मूवमेंट का, तो हुआ ऐसा कि इट इज़ नोन एज द ग्रेट अपसर्ज ऑफ 1942। ये मूवमेंट था तो शॉर्ट टाइम का, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिशर्स डर चुके थे और उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि अब ना हमारे यहाँ पर गिने चुने दिन ही रह गए हैं और अब हमें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। सो इट वॉज द लास्ट ग्रेट मास चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड अपराइजिंग शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इससे ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन हिल चुकी थी एंड दे शो द अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कमिंग ऑन टू द इम्पैक्ट एंड लेगेसी, सो शॉर्ट लिव था लेकिन इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग था एंड साउंडेड द डेथ नेल फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज़ हो गया था कि उनके दिन कम रह गए हैं एंड इट प्रूव द इंडियंस वर रेडी टू सफ़र एंड दे वर रेडी टू डाई, बट अब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो अब वो किसी भी टाइम पर, मतलब किसी भी तरह से वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो इंडिपेंडेंस ना बस अब थोड़े ही वक्त का रह गया था कि बस अब थोड़े ही वक्त में हम आज़ाद होने वाले हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई थी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसे हम INA भी बुलाते हैं। सो व्हाट वाज द सिचुएशन आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को क्रश कर दिया था रूथलेसली। अब इंडिया के अंदर ना कोई मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन अब फोकस शिफ्ट होता है इंडिया के बाहर, जहां पर नए फ्रीडम एफर्ट्स डाले जा रहे थे। तो हुआ क्या था, यहाँ पर राइज हुआ सुभाष चंद्र बोस जी का एंड सुभाष चंद्र बोस जी इमर्ज्ड एज अ की नेशनलिस्ट लीडर अब्रॉड। तो उन्हें, वो ये मानते थे कि फ्रीडम कुड नॉट बी वन बाय पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट, और अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें आज़ादी जीतनी है तो हमें आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करना पड़ेगा। और उनका मोटो था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आगे द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। अब बोस जी ने क्या किया था कि अर्लियर वो पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे 1939 में, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, एंड देन ही फाउंडेड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाया गया। ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को यूनाइट करना, ऑल द पीपल हु आर अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, और उन्हें एक फ्रंट पर लेकर आना, एक जगह पर लेकर आना। इसके लिए बोस जी जाते हैं अब्रॉड। तो होता क्या है कि पहले तो उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है, वहाँ से वो मिरेक्युलसली एस्केप कर जाते हैं हाउस अरेस्ट से, और वो पहले रशिया जाते हैं और रशिया से वो पहुँच जाते हैं जापान। ठीक है, सो बोस डिसाइडेड टू लीव इंडिया सीक्रेटली और इंटरनेशनल सपोर्ट की हेल्प से। और उनका गोल था कि ये जो अलाइज है ना विद द ब्रिटेन्स एनिमी, उनके साथ ना एक दोस्ती बनाना। मतलब ये जो अलाइड पावर्स है ना, इनके जो दुश्मन हैं
एक्सेस पावर, इनके साथ दोस्ती बनाना ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो ही बिलीव दैट द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। अल्टीमेट एम यही था कि हमें ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। पहली बात है टू विन द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विदाउट एनी डिले, बिना डिले किए हमें फ्रीडम चाहिए। दूसरा, रीबिल्ड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक ऐसा इंडिया जहाँ इक्वालिटी हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, फ्रीडम हो, जस्टिस हो। एंड टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस, ये उनका ये फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जब ये कैलकाटा के हाउस अरेस्ट से 1941 में एस्केप हो गए तो ये इंडिया से रशिया गए, रशिया से जर्मनी और जर्मनी से ये पहुँचे जापान। जापान में टोक्यो में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, टू ओवर किया इन ईस्ट एशिया फ्रॉम राश बहरी बोस। तो अब यहाँ पर बनती है एक फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसे हम INA बुलाते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह हु वाज द एक्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किया था INA को। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस जी उसके सुप्रीम कमांडर बने और 1944 में सिंगापुर में बोस जी को बुलाया गया नेताजी। ही टुक द ओथ टू लिबरेट इंडिया, और उनका क्या कहना था, उनका कहना था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, बहुत ही फेमस हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव्स ये थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि इंडिया को आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से इंडिया को फ्रीडम दिलाना। दूसरे अदर हाइलाइट्स वर द नेताजी गेव न्यू लाइफ एंड स्पिरिट टू INA विद हिज पैशनेट स्पीचेस, और उनका मोटो था दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली एंड INA एडवांसेस इनटू इंडिया। तो INA जो थी अब इंडिया की तरफ चलने लग गई अलॉन्ग विद द जापानीज आर्मी। तो INA का जो मिलिट्री कैंपेन था वो मिड 1944 में इंडो बर्मा बॉर्डर पर पहुंच गया, जिसे आज हम म्यांमार बुलाते हैं। सो दे लिबरेटेड इम्फाल, कोहिमा, ठीक है, उन्होंने इनको लिबरेट कर लिया एंड रेजेस द क्राइज फॉर जय हिंद एंड नेताजी जिंदाबाद। तो ये स्लोगन, ये नारे बहुत ही कॉमनली ईस्ट में लगाए जाते थे एंड दे वर अमंग द फर्स्ट बैटल्स फॉट ऑन द इंडियन सॉइल फॉर इंडिपेंडेंस। तो माना जाता है कि ये उन पहली लड़ाइयों में से है जो इंडिया की धरती पर लड़ी गई थी ताकि इंडिया को फ्रीडम दिलाई जा सके, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। नाउ द आज़ाद हिंद रेडियो, तो जर्मनी, इट वॉज सेटअप इन जर्मनी 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी। और ये जो रेडियो स्टेशन था इट स्प्रेड द मैसेज ऑफ फ्रीडम एंड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू फाइट द ब्रिटिश रूल। उसके बाद INA डिक्लाइन कैसे हुई, तो क्योंकि ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो INA शॉर्ट लिव था। जापान को उसके अलाइड फोर्सेस ने उसे हरा दिया इन द वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद ब्रिटेन ने वापस से बर्मा और कोहिमा पर अपना कंट्रोल ले लिया। बहुत सारे INA सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया और अब जापान को सरेंडर करना पड़ा आफ्टर द एटॉमिक बॉम्बिंग इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। देन कमिंग ऑन टू द नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, ही बिलीव्ड, मतलब इट इज़ बिलीव्ड कि वो इंडिया से टोक्यो जा रहे थे एरोप्लेन में और वो प्लेन क्रैश हो गया इन 1945, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये अपने पीछे क्या छोड़ के गए, तो ये एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए, जिसमें एक तो इन्होंने इंडियंस के अंदर एक जोश भर दिया था फ्रीडम के लिए। तो ही वॉज अ सिंबल ऑफ करेज, पेट्रियाटिज्म एंड लीडरशिप। उनके जो विजन था, उनके सेक्रीफाइसेस थे, वो आज तक हमारी जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं। देन ही रिस्टोर्ड द प्राइड एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया, प्रूविंग दैट नेशन कुड फाइट फॉर इट्स ओन फ्रीडम। और आज तक जय हिंद हमारा स्लोगन है, राइट। तो ये वहीं से पॉपुलराइज हुआ था, उसी समय से। अब हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। नाउ केम द फाइनल स्टेप टू फ्रीडम। तो फरवरी 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब वो पूरी तरह पॉलिटिकल पावर बाय जून 1948 इंडिया को दे देगी। लॉर्ड माउंटबेटन जो न्यू वाइसराय थे वो इंडिया में आए और उन्होंने इस ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र ऑफ पावर के काम को शुरू कर दिया। ही हेल्ड टॉक्स विद वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कम्युनिटी लीडर्स, और उनसे डिस्कशंस हुई, कम्यूनल टेंशंस एंड द डिसीजन ऑफ पार्टीशन। तो ये वो समय था ना जब वैसे तो इंडिया आज़ाद होने वाला था, लेकिन ये वही समय था जब देश में कम्युनल राइट्स फैल रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता पूरी तरह टूट चुकी थी और अब पार्टीशन की बारी आ रही थी। तो ये कम्युनल राइट्स जो थे स्पेशली पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुके थे और यहीं से डिमांड हुई पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड देयर वाज अ डिमांड टू क्रिएट अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा समझ आई। सो द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज डिसाइडेड। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो डिवाइड होगा दो में, पाकिस्तान और इंडिया। तो माउंट बैटन का प्लान था 1947 में, उन्होंने एक प्रॉपर प्लान डिसाइड किया जिसमें इंडिया पाकिस्तान बना एंड एरिया इंक्लूडेड द पाकिस्तान। इट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल। तो ये पाकिस्तान के पास चला गया और बाकी सब इंडिया के पास था। माउंट बैटन के प्लान ने India retained the rest and the Indian Independence Act was passed by the British Parliament in July 1947 and 15 August 1947 को British rule officially end हो गया। यहाँ पर एक मिडनाइट स्पीच दी गई बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कहा ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया एंड हिज स्पीच ट्रेस्ड विद डेस्टिनी मार्क द इंडियाज़ फ्रीडम। ही सेड एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो जो इंडिया का ट्राई कलर था वो रेड फोर्ट पे लहराया गया और अब हमारा देश एक नई सुबह में, एक नई ज़िंदगी में एंटर होने जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ना एक बहुत बड़ा दर्द था जो हमारे साथ चल रहा था एंड दैट वाज द पार्टीशन। इस पार्टीशन में हज़ारों लोग मर गए और साथ ही साथ बहुत सारे परिवारों को भी तोड़ कर रख दिया। सो देयर वॉज अ जॉय बट देयर वॉज अ ट्रेजेडी एज वेल। सो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रही थी, जॉय वॉज मार्क्ड बाय द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड द कम्यूनल वायलेंस बहुत ज़्यादा इरप्ट हुई, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में लोग मर गए। सालों की जो हमारी मेहनत थी वो रंग ला रही थी, लेकिन हज़ारों लाखों लोग मर गए थे। मिलियंस रिफ्यूजीज बन गए एंड माइग्रेटिंग अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स। उसके बाद मार्टम ऑफ द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी शुरू से ही पीस और नॉन वायलेंस का ही साथ देते थे, उसी के सपोर्टर थे और उसी के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को उन्हें दिल्ली में असैसिनेट कर दिया गया एंड ही डाइड एज अ मार्टियर टू कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये शुरू से ही इसी बात के ऊपर उन्होंने फोकस किया था कि अगर हमें पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है तो हमें सोशली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम्स को यूनिटी रखनी पड़ेगी। उनका मानना था कि इंडिया सिर्फ एक हिंदू या मुसलमान राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों का राष्ट्र है और उसी के चलते उन्हें असैसिनेट कर दिया गया इन 1948। नाउ द बर्थ ऑफ द रिपब्लिक। अब इंडिया के सामने एक नया चैलेंज था, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो वैसे तो मुझे पता है आपने क्लास 7 में ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 3 साल लगे और इन 3 सालों में वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया और उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। क्यों 26 जनवरी 1950 को ही ये फोर्स में लाया गया, इन्फोर्स किया गया? द रीज़न बीइंग, अगर आप याद करो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट
इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, दैट वाज 26 जनवरी 1930। तो ये दिन कहीं ना कहीं हमारे लिए, ये डेट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो इंडिया बिकेम सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, और बाकी सारी वैल्यूज़ धीरे धीरे धीरे, इंटीग्रिटी है, सोशलिस्ट है, सेकुलरिज्म है, ये सब धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है, पूरी फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपको समझ आ गई हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। एंड जैसे कि अब हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब हम नए सीरीज़ के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। सो टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू सून। एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।